नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस विषय का नाम है प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध, जो कि हमारे संविधान की के आर्टिकल 22 में जिसका उल्लेख किया गया है। और यह जो भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है स्वतंत्रता का, उसके अंतर्गत आता है। इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों से चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, और फिर जानेंगे कि निवारक निरोध और दंडात्मक नज़रबंदी में क्या अंतर है, अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर है। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन यूएस, यूके और भारत यूएस और यूके में भी लागू है, और आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अर्थात निवारक नज़रबंदी के लिए, निवारक निरोध के लिए क्या कहता है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हम लोग ये समझें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध एक ऐसी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है जिसका जो कारण होता है वह ऐसे लोगों को नज़रबंद किया जाता है जो संदेह के घेरे में आते हैं और जो गलत या गैर कानूनी गतिविधियां में संलग्न हो सकते हैं। ऐसे लोगों को राज्य जो है नज़रबंद कर लेती है। यह जो है प्यूनिटिव डिटेंशन अर्थात दंडात्मक नज़रबंदी से भिन्न है। दंडात्मक नज़रबंदी और या प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत व्यक्ति को सजा दी जाती है और उसके गैर कानूनी कृत्यों के लिए। कि निवारक निरोध अथवा प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो उद्देश्य होता है वह होता है ऐसे संदिग्ध लोग जो कि गैर कानूनी कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, उनको वे वैसे कार्यों को संपादित करें, उसके पूर्व ही उनको हिरासत में ले लेना, उनको नज़रबंद कर देना। और इनके द्वारा जो कार्य किए जा सकते हैं वह राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, शांति व्यवस्था को भंग कर सकती है, या फिर जो आपूर्ति है आवश्यक वस्तुओं का दूर दराज के क्षेत्रों में उसको बाधित कर सकती है। भारत की रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकती है। तो ऐसे तत्वों को जब प्रशासन किसी भी बड़े कार्यक्रम के पूर्व हिरासत में लेता है तो यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही उदाहरण होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध का उदाहरण होता है। आर्टिकल 22 में भारत के संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 22 जो फंडामेंटल राइट्स की जहाँ पर बात होती है और उसमें स्वतंत्रता के अधिकार की जो बात होती है, उसके अंतर्गत निवारक निरोध के बारे में उल्लेख किया गया है। नागरिकों को, यहाँ के नागरिकों को गिरफ्तारी जो नज़रबंदी से संविधान सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना राज्य के लिए आवश्यक होता है कि पहले कि राज्य किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले या उसको निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में उसको लिया जाए। कोई भी व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी होती है, साफ साफ यह कहा गया है, उसको बंदी बना करके कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है तब तक जब तक कि उसको इसकी सूचना न दे दी जाए, और उसके गिरफ्तारी का या नज़रबंद करने का जो मौलिक कारण है उसके बारे में उसको अवगत न करा दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को कोई भी लीगल रिमेडी अर्थात अपने वकील से कंसल्ट करने का या वकील के द्वारा उसको डिफेंड करने का अधिकार से राज्य वंचित नहीं कर सकती है। और दूसरा, इस तरह का डिटेंशन अगर करते हैं तो राज्य इस तरह का डिटेंशन सिर्फ 3 महीने के लिए कर सकती है। अगर यह 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में रखना चाहती है तो राज्य को एक रिपोर्ट एडवाइजरी बोर्ड से लेना होता है, और ये एडवाइजरी बोर्ड जो है
ये एडवाइजरी बोर्ड जो सरकार की ओर से दस्तावेज दिए जाते हैं और जो अभियुक्त की ओर से दस्तावेज दिए जाते हैं उनका परीक्षण करता है, और परीक्षण के बाद यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का हिरासत में ले जाना न्यायोचित है या नहीं। नेक्स्ट है, जो भी बंदी है उसको यह अधिकार है कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स के छाया प्रति दी जाए, और जो भी स्टेटमेंट और दूसरे जो एविडेंस हैं उसको भी उन्हें दिया जाए, और जो भी कारण उनके डिटेंशन का है उसको बिना देरी किए हुए उनको बताया जाए। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है या नज़रबंद किया जाता है और कस्टडी में रखा जाता है उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। और ये जो है, ये समय जो है, जो उसके जो ट्रैवल, उसकी यात्रा मजिस्ट्रेट के पास ले जाने तक जो समय लगता है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि इस तरह के व्यक्ति को एक निश्चित समय से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि मजिस्ट्रेट उसको इसकी अनुमति नहीं देता है। इसी प्रकार डिटेंशन के लिए जो आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 22 में ये कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के लिए यह लागू होगा। कोई भी कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को की अनुमति देता है वह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे व्यक्तियों का डिटेंशन जो है वो निवारक निरोध की अवधि 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा उनको हिरासत में रखने की ज़रूरत होती है तो उन्हें एडवाइजरी बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। एडवाइजरी बोर्ड में जज, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जज होते हैं, और ये बोर्ड जो है यह अपना ओपिनियन, अपनी राय निवारक निरोध के पक्ष में या विरोध में देता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो दिए गए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, अर्थात संवैधानिक प्रावधान जो निवारक निरोध से संबंधित दिए गए हैं, वे स्वतः निष्पादित नहीं होते हैं, अर्थात दे आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी। एक कानून की जरूरत होती है जिसके जो कि विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, और ये इस कानून में जो भी शर्तें आर्टिकल 22 के अंतर्गत रखी गई हैं उसको पूरा करना जरूरी होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब तक ही लागू हो सकता है जब तक कि इसकी अनुमति विधायिका देती है। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में पहली बार भारत की संसद ने पास किया था, और हालांकि इसे 1 साल के लिए ही पास किया गया था, लेकिन यह 1969 तक इसको लगातार इसका नवीनीकरण किया जाता रहा। बाद में 1971 में इसकी जगह मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट या मीसा आया, और 1974 में उसी प्रकार से संसद ने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 1950 में आया पहला एक्ट, जो कि 1969 तक चला। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1969 तक चला। उसके बाद 1971 में मीसा आया, अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1974 में कोफेपोसा आया। कोफेपोसा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ये जो है मीसा को ही सप्लीमेंट कर रहा था। मीसा जो है 1978 में रिपील कर दिया गया, रिपील्ड इन 1978। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट जो है वो जारी रहा। 1980 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया, जो कि पारित किया गया था भारत की सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ भारत में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था 1980 में। 1980 में ही एक और एक्ट पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। 1985 में टाडा आया, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टाडा, जो कि 1995 में इसको रिपील कर दिया गया। यह 10 वर्षों तक रहा। 1995 में रिपील कर दिया गया, और 2002 में फिर पोटा आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। 2002 में
पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जो कि सितंबर 2004 में उसको रिपील कर दिया गया। कुछ स्टेट्स ने भी अपने यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात निवारक निरोध कानून पारित किए हैं, क्योंकि जो विधायी शक्ति है प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कानून बनाने का, वह केंद्र और राज्य दोनों के पास है। केंद्र के पास एक्सक्लूसिव पावर है एंट्री 9 के लिस्ट 1 में, जो 7 शेड्यूल में है, और इस तरह के कानून केंद्र भारत की सुरक्षा, विदेश मामलों और इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में कानून बना सकता है। उसी प्रकार केंद्र के साथ ही राज्य के पास भी इस तरह की शक्ति है कि वह निवारक निरोध के कानून बनाए, जो कि राज्य की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की आपूर्ति को सुनिश्चित करे। यह जो है राज्य के लिए जो एंट्री दी गई है वह एंट्री 3 है, और इस लिस्ट 3 का एंट्री 3 है, जिसके अंतर्गत राज्य जो है अपनी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित, निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकता है। इस तरह से राज्य सरकारों के पास भी यह अधिकार है कि वह प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानून बना सके, जिससे कि शांति व्यवस्था जो है उनके यहाँ कायम रह सके, और साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका जो है निर्बाध आपूर्ति लोगों तक पहुंच सके। यह एंट्री 27 लिस्ट 2 में इसका उल्लेख है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है वह आर्टिकल 22 के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारी शर्तें संविधान में ही दी गई हैं, और कुछ जो है इसको लागू कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है समुचित कानून बना सकती है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अब इसके बाद जो है मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।